नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 29 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में किसी अज्ञात शख्स ने फोन कर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से कोर्ट का इनकार। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को ढाका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं। यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने कहा कि इस्कॉन के मामले में अभी तक 3 केस दर्ज किए गए हैं और 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेना को देश में किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए तैनात किया गया है। किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। टीम इंडिया किसी भी कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो टीम इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया तो भारत इसकी मेजबानी के लिए भी तैयार है। आईसीसी ने 29 नवंबर को मीटिंग बुलाई है, जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। बीसीसीआई सूत्रों ने भास्कर को बताया, सरकार ने बीसीसीआई से साफ कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। सरकार ने बीसीसीआई से आईसीसी में अपने तर्क को मजबूती से रखने के लिए कहा है। आईसीसी में पाकिस्तान के हालात और खिलाड़ियों की सुरक्षा की अहमियत बताने के लिए भी कहा गया है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। यूपी, हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टेम्परेचर -5.5 डिग्री पहुंच गया। श्रीनगर में पारा 0 से 2.1 डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर समेत कई इलाकों में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। उधर तमिलनाडु में 30 नवंबर तक फेंगल तूफान टकरा सकता है। तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिन चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुड्डालोर, नागापट्टिनम में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1 लाख के पार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार 1 लाख अंकों का आंकड़ा छुआ है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएक्स के शेयरों में गुरुवार को 900 से ज्यादा अंकों का इजाफा हुआ। बुधवार को पीएसएक्स 99,259.25 अंक पर बंद हुआ था। आज यह 1,16,000 अंक पर पहुंच गया। पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से शेयर बाजार में उछाल जारी है। 94,180 पॉइंट तक चला गया था, लेकिन जैसे ही कल सुबह इमरान खान के प्रदर्शन खत्म हुआ, शेयर बाजार में तेजी आ गई। बुधवार को इसमें सर्वाधिक तेजी देखी गई। पिछले 2 दिनों में करीब 6,000 अंकों का उछाल आया है। अडानी पर लगे आरोपों को नॉर्वे राजनयिक ने अमेरिकी अतिक्रमण बताया। नॉर्वे के राजनयिक और यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलहेम ने अमेरिकी सरकार की हाल ही में आई उस रिपोर्ट की आलोचना की है, जिसमें गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे अमेरिकी अतिक्रमण कहते हुए रिपोर्ट की ग्लोबल मीडिया कवरेज पर बात करते हुए पूछा, अमेरिकी अतिक्रमण कब रुकेगा? सोलहेम ने कहा कि आरोपों में वास्तविक रिश्वत पेमेंट या अडानी ग्रुप के लीडर्स की संलिप्तता के सबूत नहीं है। न ही इस बात का कोई सबूत है कि अडानी के अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी।
NIA की 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मानव तस्करी से जुड़ी एक गैंग की धरपकड़ के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में रेड की गई है। इसमें एक बड़े नेटवर्क के जुड़े होने की आशंका है। ये नेटवर्क युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर उनकी तस्करी करता है। इसके बाद उनसे साइबर फ्रॉड में जुड़े झूठे कॉल सेंटरों में जबरदस्ती काम कराया जाता है। बिहार के गोपालगंज में इसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। NIA ने लोकल पुलिस से यह केस अपने हाथों में ले लिया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर ऐप लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान ने एलिवेटिंग टीचर, एलिवेटिंग इंडिया पर बात करते हुए कहा कि इस ऐप से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही मदद मिलेगी और ये टीचर्स को और ज्यादा एडवांस्ड बनाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर्स को एडवांस्ड और स्किल्ड बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीचर ऐप लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने डेवलप किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा, ये प्लेटफॉर्म टीचर्स को वर्ल्ड क्लास रिसोर्स और अच्छी प्रैक्टिस को आसान बनाएगा। टीचर्स के लर्निंग स्किल को भी बेहतर बनाएगा। प्रधान ने टीचर्स को कर्मयोगी बताया। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोने के भाव में आज यानी 28 नवंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 55,916 रुपए कम होकर 75,916 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,175 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी के दाम में भी आज बढ़त है। ये 468 रुपए बढ़कर 88,898 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 88,430 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 99,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। ट्रंप कैबिनेट में नॉमिनेट मंत्रियों अफसरों को मिली जान की धमकी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन के लिए चुने गए कई लोगों को मंगलवार, बुधवार को जान की धमकियां मिली हैं। CNN के मुताबिक रक्षा, आवास, कृषि, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जिन्हें मिलने वाली है, उन्हें ये धमकियां मिली। ट्रंप कैबिनेट में नई प्रेस सचिव के रूप में चुनी जाने वाली कैरोलिन लेविट ने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि लेविट ने यह नहीं बताया कि किन लोगों को ये धमकियां मिली हैं। हिजबुल्लाह के बाद हमास भी सीज फायर को तैयार। इजराइल पर हमले के करीब 14 महीने बाद हमास भी हिजबुल्लाह की तरह सीज फायर को तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि हमास युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए गंभीर समझौते के लिए तैयार है। इससे पहले बुधवार को लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद लेबनान नागरिक उत्तरी लेबनान से लोग दक्षिणी लेबनान में लौटने लगे। यह सीज फायर अमेरिका फ्रांस की मध्यस्थता से हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।